Good evening, everyone. Question number 6, solved question. Illustration number 6. Illustration मतलब solved and practical question मतलब unsolved. इतना आप समझ में आना चाहिए. मेसर्स अमीर एजेंसी सोलापुर showed debit balance of rupees 56,000 to machinery account on 1st October 2015. 1st October 15 को हमारे पास ऑलरेडी मशीन है, पहले से एक मशीन है. 1st October 15 को राइट हमारे पास पहले से ही मशीन है. द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन वाज 80,000. उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 80,000 थी. जब हमने उसको परचेस किया था तब उसकी कॉस्ट 80,000 थी. आज उसकी कॉस्ट हमारे बुक्स में 56,000 है. मतलब अभी तक आपने 80,000 माइनस 56,000, 80,000 माइनस 56,000, आई थिंक 24,000, यस 24,000 का डेप्रिसिएशन दे चुके हो. आगे ऑन 1st April 2016, on 1st April 2016, Mesas Amir Agency bought an additional furniture for rupees 45,000 and spent rupees 5,000 for its installation. मतलब टोटल 50,000 के नया मशीनरी परचेस किया. On 1st October 17, a part of the machine purchased on 1st April 16 was sold for 15,000. The original cost of each is 20,000. 1st April 16 को जो हमने 50,000 पे मशीनरी परचेस की थी 50,000, उसमें से 20,000 की मशीनरी हमने आगे जाके सेल की. मेसर्स अमीर एजेंसी चार्जेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% on fixed installment basis and the financial year ends on 31st March every year. I need to confirm whether this is actually 1st October or 1st April. Let me check. अच्छा वो 1st October ही है, नो इश्यूज. 1st October है. मुझे लगा 1st April होगा बिकॉज ईयर एंड 31st मार्च को हो रहा है, तो 1st April का बैलेंस दिया होगा. नहीं, वो 1st October का है. हमें 15-16, 16-17, 17-18 और हमें एंट्रीज पास करनी, अकाउंट करना है. लिखो सॉल्यूशन. डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 1. मशीनरी 1 ओरिजिनल कॉस्ट इज 80,000. हम एसएलएम जब फॉलो करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड जब फॉलो करते हैं, याद रखना हमेशा हम ओरिजिनल कॉस्ट होती है उस पे डिप्रेशन निकालते हैं. ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डिप्रेशन 10% फॉर द ईयर 8,000 per annum. So every year if you use it for 12 months you will provide depreciation of 8,000 on machinery 1. Depreciation machinery 2 part 1 and part 2. मशीनरी 2 का टोटल मशीनरी 2 50,000 की है. कितने की? 50,000. उसमें से 20,000 की मशीनरी बाद में सेल हो रही है 15,000 पे. 20,000 की मशीनरी बाद में 15,000 पे सेल हो रही है. तो उसको मैंने दो में डिवाइड किया, पार्ट 1 पार्ट 2. पार्ट 1 मैंने 20,000 का माना जो आगे जाके सेल हो रहा है. उसका ईयरली डेप्रिसिएशन होगा 2,000 पर एनम एंड पार्ट 2 है 30,000. $8,000, 2,000, 3,000. ठीक है, मैंने जानबूझ के स्प्लिट किया. मेरा स्प्लिट करने के पीछे लॉजिक समझो, क्यों मैं स्प्लिट कर रहा हूं. 50,000 को मैं दो में क्यों स्प्लिट कर रहा हूं? एक सेल होने वाला है और दूसरा अनसोल्ड है. ठीक है, इसलिए पहले से वो ट्रैक रखने के लिए. चलो अब मशीनरी आता हूं.
देखो आपके एग्जाम कब हो क्या हो इरिस्पेक्टिव, बट अकाउंट्स अच्छे से आना चाहिए। जिसको अकाउंट्स आ गए नहीं 11th में, उसका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा हायर रहेगा। मशीनरी अकाउंट हमें स्टार्ट करना है 15-16 से, 2015-16। जनरली हमें 1 अप्रैल का बैलेंस देना चाहिए, जनरली हमें 1 अप्रैल का बैलेंस देना चाहिए, बट उन्होंने हमें 1 अक्टूबर का बैलेंस दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 अक्टूबर 15 का बैलेंस दिया, 1 अक्टूबर 15 का बैलेंस दिया विच इज 56,000। टू बैलेंस बॉट डाउन, डेबिट बैलेंस। ये ओपनिंग बैलेंस है 56,000 और हमारे पास मशीनरी 1 है, हमारे पास मशीनरी 1 है, हमारे पास मशीनरी 1 है 56,000। हमने 15-16 में हमारे पास ऑलरेडी मशीन है, ठीक है, और फिर हमने 16 से नेक्स्ट ईयर में परचेस किया। ये कौन सा है? ये 15-16 में परचेस हमने किया 16-17 में, हमने सेल किया 17-18 में, ठीक है। सो 15-16 में दूसरा कोई ट्रांजैक्शन नहीं। अक्टूबर खत्म, नवंबर खत्म, दिसंबर खत्म, जनवरी खत्म, फरवरी खत्म, मार्च भी खत्म। मार्च खत्म होगा तो ईयर एंड आ गया, और लिखा भी है 31 मार्च एवरी ईयर अकाउंट्स क्लोज होते हैं बाय डेप्रिसिएशन। एंट्री आती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, मशीनरी को रिड्यूस कर रहे हो, पेड कर रहे हो, मतलब कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा रे? मशीनरी 1 पे कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा? बोलो ना, कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन दोगे इन दैट? 12 मंथ्स और 6 मंथ्स। आइडियली अगर अप्रैल से मार्च यूज हुआ है तो हमने देना चाहिए 12 मंथ्स का, बट हम कब से कब तक डेप्रिसिएशन देने वाले हैं? हम देने वाले हैं अक्टूबर से मार्च, 6 मंथ्स। सो मशीनरी 1 का पूरे साल का डेप्रिसिएशन 8,000 है, तो 6 मंथ्स का है 4,000, इसलिए बाय बैलेंस करेंगे 56 माइनस 4, 52,000। फिर आ गया 16-17। इस साल में हम एक मशीनरी परचेस करने वाले हैं, 1 अप्रैल को हम परचेस करने वाले हैं। टू बैलेंस बॉट डाउन, हमारे पास ऑलरेडी मशीन 1 है जिसकी अब हमारे बुक्स में 52,000 वैल्यू है। ओरिजिनल कॉस्ट 80 है, आज उसकी वैल्यू 52,000 है, कम होके 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 50,000 हुई है। फिर हमने परचेस किया उसी दिन टू कैश। मैं बोलता हूं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आगे से। मशीनरी 2 का पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 कितने का है? 20,000, पार्ट 2 30,000 का, क्योंकि 20,000 का मैं आगे जाके सेल करने वाला हूं, इसलिए मैंने पहले उसको स्प्लिट करके ले लिया 50। सो हमारे पास 1 अप्रैल 16 को एक 50,000 की ऑलरेडी मशीन है ओपनिंग बैलेंस में, और हमने 50,000 की और मशीनें ले ली। इस ईयर में दूसरा कोई परचेस नहीं, दूसरा कोई सेल नहीं, डायरेक्टली ईयर एंड 31 मार्च 17 को, अप्रैल 16, मई 16, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 16 खत्म, जनवरी 17, फरवरी 17, मार्च 17 भी खत्म। ईयर खत्म हो गया तो हमारे पास 2 मशीनरीज है, मशीनरी 1 एंड मशीनरी 2। हमने पूरे साल यूज किया है तो हम अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन देंगे बाय डेप्रिसिएशन। कब से कब तक? अप्रैल से मार्च एंड तक। मशीनरी 1 पे 12 मंथ्स का विच इज 8,000, पार्ट 1 पे 12 मंथ्स का विच इज 2,000, पार्ट 2 पे 12 मंथ्स का विच इज 3,000। देखो 2,000 एंड 3,000 हमने पहले निकाल के रखा है वर्किंग नोट्स में।
टोटल हो गया 13,000 का डेप्रिसिएशन पूरे साल का, और फिर बैलेंस बचेगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। मशीनरी 1 का कितना बैलेंस रहेगा? मशीनरी 1 52,000 की थी, 1 अप्रैल को हमने 8,000 का डेप्रिसिएशन देने के बाद उसकी वैल्यू 44,000 होगी। पार्ट वन 20,000 का था, हमने 2,000 का डेप्रिसिएशन देने के बाद वो 18,000 का बचेगा। पार्ट 2 हमारे पास 30,000 का पार्ट 2 था, 3,000 का डेप्रिसिएशन देने के बाद 27,000 बाकी है। टोटल इज 44,000 प्लस 18,000 प्लस 27,000 89,000। लिखो ठीक है, चलो लिख लिया। अब आगे, अब कौन सा ईयर करना है? 17-18। April 1st टू बैलेंस बॉट डाउन। मेरे पास मशीनरी 1 है, 44,000 पे दिख रही वो। मेरे पास मशीनरी 2 का पार्ट 1 है 18,000, जो मैं अब सेल करने वाला हूं इस साल में। मेरे पास मशीनरी 2 का पार्ट 2 है 27,000, जो मैं यूज ही करने वाला हूं। टोटल बिगिनिंग में मेरे पास 89,000 रिटर्न डाउन वैल्यू, WDV रिटर्न डाउन वैल्यू, बैलेंस वैल्यू के असेट्स है। आगे ठीक है, आगे देन अब क्या हुआ, कब सेल हुआ? देखो सेल कब हुआ, लिखा है उन्होंने ऑन 1 अक्टूबर 17। अब हम कहां पे? हम 1 अप्रैल 17 को है। अप्रैल 17 गया, मई 17, जून 17, जुलाई 17, राइट, अगस्त 17, सितंबर 17 गया। 6 मंथ्स खत्म हो गए और फिर आपने सेल किया तो 1 अक्टूबर 17 को बाय डेप्रिसिएशन। बिफोर यू सेल प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन पार्ट 1। क्या लिखा है पढ़ो, राइट। उन्होंने लिखा है राइट ऑन 1 अक्टूबर 17 ए पार्ट ऑफ द मशीनरी परचेस्ड ऑन 1 अप्रैल 16, ये वाली मशीनरी 2 की बात हो रही है, was sold for 15,000, the original cost is 20,000। सो हम यहाँ पे पार्ट 1 पे 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन देंगे। पार्ट 1 का पूरे साल का डेप्रिसिएशन 2,000 है, 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 1,000 है, ठीक है। फिर मतलब जिस दिन वो सेल हो रहा है, जिस दिन सेल हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी है रे, बोलो प्लीज टाइप। जिस दिन वो सेल हो रहा है हमारे बुक्स में उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है? कितनी है हमारे बुक्स में? उसकी वैल्यू कितनी है? 18,000 माइनस 1,000। हमारे बुक्स में उसकी वैल्यू कितनी है? राइट 17,000। जो सेल हो रहा है उस दिन उसकी वैल्यू 17,000 है और हमने उसको कितने में सेल किया? हमने उसको 15,000 में सेल किया। तो मुझे बोलो प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ? बोलो प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ?
प्रॉफिट हुआ लॉस, लॉस ऑफ 2000, परफेक्ट, लिखो यहां पे प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ये आपके समझने के लिए, प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद की वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 17, कितनी थी उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 17? 18,000 लेस डेप्रिसिएशन टिल द डेट ऑफ सेल, फर्स्ट अप्रैल 17 to 1 October 17, that is 6 months, 1,000। इसलिए जिस दिन सेल हुआ उस दिन उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी थी? रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन 1 October 17, डेट ऑफ सेल। उस दिन उसकी हमारे बुक्स में 17,000 वैल्यू थी। WDV on the date of sale is 17,000. WDV on the date of sale is 17,000 less. Sold at 15,000। 17,000 की एसेट 15 में सेल की, therefore लॉस 2,000 का लॉस। ये लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बाय कैश एंट्री आगे, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, पार्ट 1 सेल हुआ 15 में। सो आप देखो पार्ट 1 के लिए डेबिट कितना है? 18,000। डेबिट कितने? 18,000 दिखा। क्रेडिट कितना हुआ है? क्रेडिट हुआ है 16,000। तो अभी भी डेबिट कितना है? 2,000। किस में ट्रांसफर करोगे? लॉस में, बाय लॉस। तो ही वो अकाउंट क्लोज हो जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट 2,000, तो ही टैली होगा। देखो डेबिट अब 18,000 है, क्रेडिट भी 18,000 है, पार्ट 1 क्लोज हो गया। ठीक है, बाकी तो हमने पूरे साल यूज किया है। अक्टूबर खत्म, अक्टूबर के बाद कोई सेल नहीं, कोई परचेस नहीं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च एंड में बाय डेप्रिसिएशन। जो असेट्स बाकी उनको डेप्रिसिएशन दिया जाएगा। मशीनरी 1 का पूरे साल का विच इज 8,000 एंड पार्ट 2 का पूरे साल का which is 3,000, which is 3,000, which is 3,000। एक सेकंड दिखा, 3,000 है। $11 and therefore balance मशीनरी 1 एंड पार्ट 2। मशीनरी 1 का बैलेंस कितना है? 44,000 ओपनिंग में बैलेंस था 1 अप्रैल 17 को। 31 मार्च 18 को 8,000 का डिप्रिसिएशन ले लिया। सो 44 माइनस 8, उसमें 36,000 का बैलेंस होगा। पार्ट 2 का बैलेंस 1 अप्रैल को 27,000 था, हमने 3,000 का डिप्रिसिएशन दिया, मतलब बाकी है 24। Therefore the balance will be 60,000। 50 plus 10 60। चेक करो आंसर बराबर है क्या? चेक करो आंसर बराबर है क्या? इसको मैं डिलीट कर, ये इन चीजों को मैं निकाल रहा हूं। करो कंप्लीट, मेक इट फास्ट। हो गया? आप चेक करो हमारा उनका आंसर करेक्ट है क्या, प्लीज कंफर्म। $60,000 बैलेंस होना चाहिए ना? $60,000 बैलेंस है। 1,000 का डिप्रेशन दिया, 15,000 पे सेल हो गया, 2,000 का लॉस हो गया।
और लास्ट का डेप्रिसिएशन 8,000 प्लस 3,000 11,000 का है, बराबर 11,000। दैट्स इट। लास्ट ईयर की एंट्रीज पूछे, लिखो। फर्स्ट, एंट्रीज ऑफ 2017-18 सेल हुआ है तो 3 एंट्रीज, पहले डेप्रिसिएशन, सेल एंड लॉस और प्रॉफिट जो कुछ भी रहेगा। फर्स्ट अक्टूबर 17 को सेल हुआ, उसकी एंट्री पहले डेप्रिसिएशन देना होगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, आपने 1,000 रुपए का डेप्रिसिएशन दिया। 2, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट 1,000। देखो आपने 1,000 रुपए का डेप्रिसिएशन दिया, उसकी एंट्री डाल दी मैंने। आपने डेप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट पे बाय मशीनरी के क्रेडिट पे बाय डेप्रिसिएशन लिखा है। मशीनरी के क्रेडिट पे बाय डेप्रिसिएशन मतलब जिसके सामने बाय है वो डेबिट है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 1,000। फिर आपने सेल किया, कैश ऑफ अकाउंट डेबिट, कैश आ गई डेबिट 15,000। 2, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट 15,000। देखो यहाँ पे मशीनरी में बाय कैश लिखा होगा। फिर लॉस हुआ, बाय लॉस लिखा है मतलब लॉस डेबिट है, एंड लॉसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट अकाउंट डेबिट 2,000 का लॉस है। 2, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट 2,000। डोंट ट्रांसफर टू P&L ऑन 1st ऑफ अक्टूबर, 31 मार्च को ट्रांसफर करना होगा। फिर आएगा 31 ऑफ मार्च 18। रिमेनिंग असेट्स पे 11,000 का डेप्रिसिएशन लोगे। रिमेनिंग असेट पे 11,000 का डेप्रिसिएशन लोगे। डेप्रिसिएशन 2, टू मशीनरी। And then we will transfer it to P&L. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन भी जाएगा और लॉस भी जाएगा। 2 डेप्रिसिएशन, ओवरऑल कितना डेप्रिसिएशन जाएगा? 1 अक्टूबर का 1,000 एंड 31 मार्च का 11,000, टोटल 12,000 जाएगा। एंड लॉस भी जाएगा टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, वो डेबिट हुआ है उसको भी P&L में ट्रांसफर किया जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट कितना है? लॉस 2,000 डेबिट है, अब क्रेडिट कर दिया और अकाउंट को क्लोज कर दिया। टोटल P&L में 14,000 गया, 12,000 का डेप्रिसिएशन, 2,000 का लॉस। लिखो और होने के बाद यस लिखो सो दैट वी कैन मूव अहेड। अब हम नई मेथड सीखने जा रहे हैं। होने के बाद यस लिखो प्लीज। गुड। जल्दी बाकी लोग। अरे समझ में आ रहा है क्या SLM? अगर SLM समझ में आ गई तो जो दूसरी मेथड है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, वो अपने आप समझ में आएगी। क्योंकि एंट्रीज वगैरह अकाउंट वगैरह सब सेम रहता है, खाली वैल्यू चेंज होती है, खाली वैल्यू चेंज होती है, नथिंग एल्स। हो गया? नाउ मेथड नंबर 2, 2 मेथड से हमारे सिलेबस में, हम एक है स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड।
लिखो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, लेट्स सी। अरे आनस तू कल किधर था रे, डेली नहीं रहता तू। ठीक है, ध्यान देना, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। मैं एक एग्जांपल दूंगा, एकदम सिंपल एग्जांपल है। ठीक है, ओके, ध्यान देना, हम दोनों मेथड्स का मैं डिफरेंस एक ही एग्जांपल में समझा, बहुत सिंपल एग्जांपल है। एग्जांपल, ये एग्जांपल समझ में आ गया तो दोनों मेथड अपने आप समझ में आ गए। सपोज कॉस्ट ऑफ असेट इज ₹10,000। ठीक है, डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम। Calculate the depreciation using SLM and return down value method for 5 years। लिख लेना क्वेश्चन लिख लेना एंड देन आई विल राइट, आपको खाली ऑब्जर्व करना है। लिखो क्वेश्चन लिखने के बाद यस लिखो, जल्दी करो। जल्दी करो और अब खाली ऑब्जर्व करो मैं क्या कर रहा हूं, खाली ऑब्जर्व करो मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, लिखना मत कुछ, अब ध्यान देना। सॉल्यूशन, अगर एसएलएम मेथड है तो क्या होगा, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है तो क्या होगा, ध्यान देना। और दोनों का डिफरेंस अपने आप समझ में आएगा आपको। फर्स्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस 10,000 you purchase the asset 10,000 मेथड कोई भी हो, ओरिजिनल कॉस्ट इज द सेम, लेस depreciation at the rate of 10% for 12 months। 10,000 पे 10% फॉर द ईयर, एसएलएम में आएगा 1,000, रिटर्न डाउन वैल्यू में भी 10,000 पे 10% फॉर द ईयर 1,000। सो सर कोई फर्क नहीं दोनों में है, फर्स्ट ईयर में फर्क नहीं रहेगा, सब्सिक्वेंट ईयर्स में फर्क रहेगा। देयरफॉर क्लोजिंग बैलेंस, फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस को आप WDV भी बोल सकते हो, बैलेंस की जगह यू कैन से क्लोजिंग WDV 9,000। ठीक है, यही क्लोजिंग बैलेंस सेकंड ईयर के ओपनिंग बैलेंस हो जाते हैं। ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस 9,000। आप मुझे बोलो, टेल मी
इन द सेकंड ईयर एसएलएम में मैंने 10% किस पे लगाना है? व्हाट विल बी माय डेप्रिसिएशन इन द सेकंड ईयर अंडर एसएलएम? बोलो, टाइप द आंसर। एसएलएम में स्ट्रेट लाइन मेथड में मेरा डेप्रिसिएशन कितना रहेगा? यस ओवी मैडम, यस रॉन्ग, अनस रॉन्ग, नहीं। अरे तुम लोगों को कंसेप्ट ही नहीं समझे क्या अभी तक? अरे हम कौन से वैल्यू पे डिप्रेशन निकालते हैं एसएलएम में? ऑलवेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, कोई भी ईयर हो हमारा डेप्रेशन फिक्स रहता है एसएलएम में। सो इन द सेकंड ईयर मैं ट्राई टू अंडरस्टैंड कौन से वैल्यू पे डिप्रेशन निकालूंगा। अंडर एसएलएम माय 10% विल बी ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ओनली। मैं 10,000 पे ही निकालूंगा, 10% फॉर द एंटायर ईयर विच इज 1000। बट रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में I calculate depreciation not on the original cost in the second year. सेकंड ईयर के एंड में जब मैं डेप्रिसिएशन निकालता हूं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में, सेकंड ईयर के बिगिनिंग के निकालता हूं। मतलब 9,000 ओपनिंग, सेकंड ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन निकालना है तो सेकंड ईयर के बिगिनिंग में जो वैल्यू है उस पे निकाला जाएगा 9,000 पे, 10% फॉर 12 मंथ्स 900। So what is the difference in the SLM and WDV? SLM में फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो या कोई भी ईयर हो, you will calculate depreciation always and always on the original cost. आप 10,000 पे ही depreciation निकालोगे सेकंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में भी, फोर्थ ईयर में भी, फिफ्थ ईयर में भी, like that. Your depreciation will be 1,000, 1,000, 1,000, 1,000 year after year, year after year, year after year. वो SLM है। बट रिटर्न डाउन वैल्यू में वैसे होता नहीं। जिस ईयर में हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं उस ईयर की जो बिगिनिंग की वैल्यू बची है उस वैल्यू पे हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं। लाइक फर्स्ट ईयर में बिगिनिंग में कितना था? 10,000, हमने परचेस से किया था 10,000, उसका 10% निकाला 1,000, अब बचा 9,000। फर्स्ट ईयर का एंड सेकंड ईयर का बिगिनिंग होगा 9,000, तो सेकंड ईयर के एंड में जब मैं डेप्रिसिएशन निकालूंगा तो सेकंड ईयर के बिगिनिंग का जो 9,000 है उसका 10%। So what is the difference between SLM and WDV? यहाँ पे मैंने सेकंड ईयर में SLM में मैंने ओरिजिनल कॉस्ट का परसेंटेज निकालना है एंड WDV में जो सेकंड ईयर की बिगिनिंग का है उस पर निकालना है 900। तो ऑब्वियसली नाउ डेप्रिसिएशन अमाउंट है चेंज, एंट्री चेंज नहीं होती, अमाउंट चेंज होती है। Therefore your closing balance 9,000 minus 1,000। SLM में now the value of the machinery is 8,000 एंड यहां पे 8,100। डेप्रिसिएशन चेंजेस, बैलेंस विल आल्सो चेंज। ठीक है, ये सेकंड ईयर का क्लोजिंग आ गया। थर्ड ईयर, थर्ड ईयर अच्छा, ओपनिंग बैलेंस एसएलएम के हिसाब से कितना रहेगा? 8,000 एंड डब्ल्यूडीवी के हिसाब से कितना रहेगा? 8,100। अब मुझे बोलो अंडर एसएलएम थर्ड ईयर में मैंने 10% किसका निकालना है? मुझे 10,000 का निकालना है ओरिजिनल कॉस्ट का, या 9,000 का निकालना है, या 8,000 का निकालना है? अब तो मुझे बोलो एसएलएम में 10% थर्ड ईयर के एंड में मुझे डेप्रिसिएशन देना है। सो मैंने कौन सा वैल्यू पे निकालना है? 10,000 ओरिजिनल कॉस्ट पे निकालू, या 9,000 पे निकालू, या 8,000 पे निकालू? यस एवरीवन, सर आपने 10,000 पे निकालना चाहिए। यस, मैंने 10,000 पे निकालना चाहिए। कोई भी ईयर हो, अगर सर आप एसएलएम फॉलो करते हो, इट इज अ परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, इसलिए एसएलएम को बोला जाता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। एसएलएम को दूसरा नाम क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। मतलब एवरी ईयर वी कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। मतलब डेप्रिसिएशन स्टिल रहेगा 1,000 ही। सो आप देखो फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन कितना है पूरे साल का? 1,000। सेकंड ईयर में कितना आया? 1,000। तीसरे ईयर में कितना है? 1,000। इसलिए एसएलएम में ईयर आफ्टर ईयर डेप्रिसिएशन अमाउंट ऑन दैट एसेट रिमेन सेम। एवरी ईयर पीएनएल में 1,000 जाएगा।
अगर आप एसएलएम फॉलो करते हो पीएनएल में कितना जाएगा, फर्स्ट ईयर में 1000, दूसरे ईयर में पीएनएल में कितना जाएगा 1000, तीसरे ईयर में भी कितना जाएगा 1000. एज सेम अमाउंट इज गेटिंग डेबिटेड टू पीएनएल ईयर आफ्टर ईयर, एक फिक्स चार्ज जा रहा है, एक फिक्स इंस्टॉलमेंट जा रहा है पीएनएल में, इसलिए इस मेथड को फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं. अलग अलग नाम क्यों है वो समझा रहा हूं. फर्स्ट नेम इज स्ट्रेट लाइन मेथड, वो मैं समझाऊंगा. दूसरा नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. व्हाई ओरिजिनल कॉस्ट मेथड? बिकॉज वी ऑलवेज कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर फर्स्ट ईयर और एनी अदर ईयर. समझ में आ रहा है? एंड अब मुझे बोलो, आपको थर्ड ईयर के एंड में WDV में डेप्रिसिएशन निकालना है 10%. सो मैं 10,000 पे निकालू, सेकंड ईयर के बिगिनिंग के 9,000 पे निकालू, या थर्ड ईयर के बिगिनिंग के 8,100 पे निकालू? बोलो WDV में 10% किसका निकालना है मुझे? थर्ड ईयर के एंड में जब मैं डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूं, सर मुझे थर्ड ईयर की बिगिनिंग बोलो उसका, राइट? सो मैं 8,100 का 10% निकालूंगा, दैट इज 810. सो दोनों मेथड्स में डेप्रिसिएशन सेकंड ईयर ऑनवर्ड चेंज हो गए. फर्स्ट ईयर में दोनों में सेम ही थे, 1000. सेकंड ईयर में एसएलएम में 1000 है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में 900 है. थर्ड ईयर में एसएलएम में फिर से 1000 आ गया, बट रिटर्न डाउन वैल्यू में उससे भी कम आ गया, 900 से भी कम आ गया, 810. सो ध्यान देना, अब कितना बैलेंस बचेगा? 8,000 माइनस 1,000. एसएलएम के हिसाब से मशीनरी में 7,000 का बैलेंस बचेगा, एंड WDV के हिसाब से 8,100 माइनस 810, 7,920 बैलेंस बचेगा. 7,920 बैलेंस बचेगा. कितना बैलेंस बचेगा? 7,290, सॉरी 7,290. आगे नेक्स्ट, अब फोर्थ ईयर आ गया. फोर्थ ईयर ओपनिंग बैलेंस. फोर्थ ईयर का ओपनिंग बैलेंस क्या है? फोर्थ ईयर का ओपनिंग बैलेंस थर्ड ईयर के एंड आर द ओपनिंग. एसएलएम के हिसाब से 7,000 है, WDV के हिसाब से 7,290 है. यहां पे इन एसएलएम आई विल कैलकुलेट ऑन 10,000 ओरिजिनल कॉस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द ईयर, इसलिए ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोलते हैं इसको, राइट? 12/12, ये 1,000. यहां पे कौन से वैल्यू पे कैलकुलेट करोगे बोलो? फोर्थ ईयर के एंड में WDV मेथड में मैं कौन से वैल्यू पे डिप्रेशन निकालू? आई नीड आंसर फ्रॉम यू. कौन से वैल्यू पे निकालू? 7,290, परफेक्ट. सर फोर्थ ईयर के एंड में फोर्थ ईयर के बिगिनिंग के वैल्यू पे निकालो. विच इज 729. As depreciation amount differs, even closing balance will differ. यहाँ पे 6,000 आ रहा है और यहाँ पे 7,290 माइनस 729, यहाँ पे बैलेंस है 6,561. अब फोर्थ ईयर आ गया, हो गया फिफ्थ ईयर. ध्यान देना, फिफ्थ ईयर पे हम ओपनिंग बैलेंस ऑफ फिफ्थ ईयर, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फोर्थ ईयर इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ फिफ्थ ईयर, राइट? सो यहां पे देखो, यहां पे 6,000 फोर्थ ईयर का एंड, फिफ्थ ईयर का बिगिनिंग होगा. यहां पे मैं डिप्रेशन स्टिल रिमेन सेम. फिफ्थ ईयर में भी मैं 10,000 ओरिजिनल कॉस्ट पे दे रहा हूं. That is 1,000. बट यहां पे मैं 6,561 जो बच्चा है उस पे डिप्रेशन देना WDV. जो बच्चा है उस पे डिप्रेशिएशन. फर्स्ट ईयर के एंड में 9,000 बचा था, तो सेकंड ईयर में उस 9,000 पे डिप्रेशिएशन आएगा. सेकंड ईयर के एंड में 8,100 बचा है, थर्ड ईयर में उस 8,100 पे डिप्रेशिएशन आएगा. और थर्ड ईयर के एंड में 7,290 बचेगा.
जो बचा है 7290 उसके नेक्स्ट ईयर में उस पे डेप्रिसिएशन आएगा 10%। सो जो बचता है उस पे डेप्रिसिएशन इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। 6561 का 10% फॉर द एंटायर ईयर 12/12 इट विल बी 656.1। इसलिए आपके क्लोजिंग बैलेंसेस फिफ्थ ईयर के एंड में यहां पे बचेगा 5000 और यहां पे बचेगा 5904.90। अब लिखो, चलो मेक इट फास्ट। आपके सामने पहले 2 ईयर लिखो, जल्दी लिखो, बस इतना ही डिफरेंस है। सर एंट्री चेंज होती है क्या? नहीं। सर अकाउंट चेंज होता है क्या? मशीनरी अकाउंट नहीं। सर डेप्रिसिएशन अकाउंट चेंज होता है क्या? नहीं, खाली अमाउंट चेंज होती है, खाली अमाउंट चेंज होती है। लिखो जल्दी। और अब मैं समझूंगा दोनों का डिफरेंस। लिखो, इसलिए मैंने एसएलएम पे अच्छी प्रैक्टिस करवा ली, तो आपको क्लिक हो कि आपकी एंट्रीज वगैरह अच्छे से होनी चाहिए। जल्दी करो, स्पीड में लिखते चलो, पीछे नहीं रहना है। This is the first 2 years. These are the last third and fourth year. लिखो, एसएलएम में ईयर आफ्टर ईयर डेप्रिसिएशन रिमेन सेम, बिकॉज जिस अमाउंट का हम परसेंटेज लगे वो फिक्स्ड है। हम ओरिजिनल कॉस्ट फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, फोर्थ ईयर हो, फिफ्थ ईयर हो, कोई भी ईयर हो, हम परसेंटेज ओरिजिनल कॉस्ट का ही निकालते हैं। इसलिए हमारा डेप्रिसिएशन अमाउंट रिमेन सेम इन द एसएलएम। हाउएवर अंडर डब्ल्यूडीवी, राइट, एवरी ईयर हम उसके बिगिनिंग में जो था उसका परसेंटेज निकालते हैं, जो बचा है उसका परसेंटेज आता है। इसलिए जो बचता है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता है, तो उसका परसेंटेज भी धीरे धीरे डिक्रीज होगा, मतलब नेट अमाउंट। इसलिए डेप्रिसिएशन ईयर आफ्टर ईयर रिड्यूस होता है। फर्स्ट ईयर में 1000 का डेप्रिसिएशन था, सेकंड ईयर में 900 का हुआ, थर्ड ईयर के एंड में 810 का डेप्रिसिएशन लगा, फोर्थ ईयर के एंड में 729 का डेप्रिसिएशन लगा, एंड फिफ्थ ईयर के एंड में 656 का डेप्रिसिएशन लगा। अब ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूं, ठीक है एवरीवन। सो अगर आपको ये समझा है तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, कंपैरिजन लिख रहा हूं, ध्यान देना। ठीक है, एसएलएम एंड डब्ल्यूडीवी, ठीक है। एंड ऑफ फर्स्ट ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन कितना है और क्लोजिंग बैलेंस कितना है, दोनों में। एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर। ध्यान देना, इन एसएलएम में ईयर आफ्टर ईयर डेप्रिसिएशन इज सेम। तो एसएलएम इसलिए लोग बोलते हैं इजी है, एसएलएम इजी है, उसमें एक ही बार डेप्रिसिएशन निकालो और वो ही डेप्रिसिएशन ईयर आफ्टर ईयर आएगा। इसलिए मैंने एसएलएम के क्वेश्चन करते टाइम मैं पहले डेप्रिसिएशन निकाल के रखता था, क्योंकि डेप्रिसिएशन वही आप ईयर आफ्टर ईयर जब तक वो एसेट यूज होगी वही डेप्रिसिएशन आता रहेगा। तो फर्स्ट ईयर के में 9000 बैलेंस बचा था, 10,000 में से 9,000 बचा था, फिर 8,000 बचा, फिर 7,000 बचा, फिर 6,000 एंड देन 5,000। फिफ्थ ईयर के एंड में बैलेंस 5,000 था, फिफ्थ ईयर के एंड में बैलेंस 5,000 था, बराबर। आगे यहां पे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में
फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन 1000 आया. वन कॉमन थिंग बिटवीन SLM एंड WDV. इन द फर्स्ट ईयर SLM हो या WDV हो, you always calculate depreciation on the original cost. SLM में आप फर्स्ट ईयर में ओरिजिनल कॉस्ट पे निकालते हो, WDV पे भी ओरिजिनल कॉस्ट पे निकालते हो, बट सब्सिक्वेंट ईयर्स में SLM में हम ओरिजिनल कॉस्ट पे निकालना कंटिन्यू करते हैं, बट WDV में जो बचा है उसका डिप्रेशन निकाल और उस पे परसेंटेज लगाते हैं. दैट इज अ डिफरेंस. तो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस 9000 था. तो नेक्स्ट ईयर में हमने 9000 पे डिप्रेशन निकाला, 900 बचा है 8100. थर्ड ईयर में सेकंड ईयर के एंड में जो बचा था उस पे डिप्रेशन निकाला था 800 पे. इसलिए यहाँ पे बाकी था 7290. आई थिंक 7290. लेट मी चेक. 7290. यस. फिर थर्ड ईयर के एंड में 7290 है, उस पे फोर्थ ईयर के एंड में डिप्रेशन आएगा 729. इसलिए बैलेंस बचा था 6561. फोर्थ ईयर के एंड में 6561 बैलेंस है. फिफ्थ ईयर के एंड में उस पे डिप्रेसिएशन आएगा 651.10. इसलिए बैलेंस बाकी है 5904.90. अब ध्यान देना मैं क्या सिखा रहा हूं. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. इफ आई प्लॉट ए ग्राफ, if I plot a graph, right, this is depreciation in rupees on y-axis, year 1, year 2, year 3, year 4, year 5. Similarly WDV का एक अलग ग्राफ, SLM का अलग ग्राफ, WDV का अलग ग्राफ. ध्यान देना. Depreciation in the first year 1000. Year 1, year 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ध्यान देना. SLM में फर्स्ट ईयर में 1000, सेकंड ईयर में 1000, थर्ड ईयर में 1000, फोर्थ ईयर में 1000, फिफ्थ ईयर में 1000. ऐसे मान के चलो. And therefore you get a straight line. If you plot a depreciation on a graph, you get straight line. Therefore this method is called as straight line method of depreciation. जब मैं depreciation को year after year अगर मैं plot करूंगा तो मुझे एक straight line मिलेगी ग्राफ, इसलिए इसको बोला जाता है straight line method of depreciation. इसको original cost method बोला जाता है because year after year I always calculate depreciation on the original cost, इसलिए उसको original cost method भी बोला जाता है. इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड बोला जाता है बिकॉज ईयर आफ्टर ईयर P&L में 1000 रुपए 1000 रुपए 1000 रुपए 1000 रुपए ही आने वाले हैं. ठीक है. अब वही इसमें फर्स्ट ईयर में कुछ तो 1000 रुपीज थे, सेकंड ईयर में कुछ तो 900 रुपीज थे. अब उतना समझ लेना. थर्ड ईयर में कुछ तो 810 थे, राइट. उसके बाद कुछ तो 729 रुपीज है और कुछ तो 651 है. ईयर आफ्टर ईयर डेप्रिसिएशन डिक्रीज हो रहा है. देखो फर्स्ट ईयर में हमने 10,000 पे डिप्रेशन दिया, सेकंड ईयर में 9,000 पे, थर्ड ईयर में 8,100 पे, फोर्थ ईयर में 729 पे एंड फिफ्थ ईयर में 659. हम रिड्यूस बैलेंस पे डिप्रेशन देते हैं, रिड्यूस्ड डिमिनिश होने वाले बैलेंस पे डिप्रेशन देते हैं. इसलिए इस मेथड को डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोला जाता है. जो बैलेंस डिमिनिश हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, उस पर हम डिप्रेशन निकालते हैं ईयर आफ्टर ईयर. Therefore, this method is called as diminishing balance method. समझा? अब ये लिखो, आपके इसमें लिखो जल्दी मेरे साथ, मेक इट फास्ट.
हो गया लिख के? आई विल शेयर द नोट्स टुडे। आज मैं नोट्स इवनिंग में शेयर कर दूंगा। कल तक के सब लेक्चर्स अपलोड हुए फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है? तो मैं प्रॉम्प्ट हूं मेरे काम में, मैं देता हूं डेली बेसिस पे, ठीक है? सो डिफरेंस समझ में आ गया था। अब यहाँ पे टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है देखो, टेक्स्ट बुक में उन्होंने डिफरेंस लिखा है, देखो देखो क्या लिखा है, देखो रिटर्न डाउन वैल्यू का डेप्रिसिएशन ईयर आफ्टर ईयर डिक्रीज होता है, दिख रहा है? एसएलएम में डेप्रिसिएशन सेम रहता है, स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है? आगे ध्यान देना क्या लिखा है, अंडर दिस मेथड फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, एसएलएम मेथड में डेप्रिसिएशन पर ईयर राइट रिमेन्स फिक्स्ड, एवरी ईयर डेप्रिसिएशन रिमेन्स फिक्स्ड, इसलिए हम एक ही बार डेप्रिसिएशन निकाल के रखो। अगर एसएलएम का क्वेश्चन है तो एक ही बार डेप्रिसिएशन निकाल के रखो, एवरी ईयर वही डेप्रिसिएशन आएगा। बट रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में हमें एवरी ईयर डेप्रिसिएशन ढूंढना पड़ता है, बिकॉज जो बचा है उस पर डेप्रिसिएशन आता है। सेकंड ईयर में सेकंड ईयर के बिगिनिंग के वैल्यू पे आएगा, एट्थ ईयर में एट्थ ईयर के बिगिनिंग के वैल्यू पे आएगा, टेंथ ईयर में टेंथ ईयर के बिगिनिंग के वैल्यू पे डेप्रिसिएशन आएगा, ठीक है? अंडर दिस मेथड राइट डेप्रिसिएशन गोज ऑन रिड्यूसिंग, ईयर आफ्टर ईयर डेप्रिसिएशन क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है? आगे मीनिंग वर्ड चार्ज ऑन, इट इज चार्ज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन ईयर आफ्टर ईयर चार्ज किया जाता है। इसमें रिड्यूस्ड बैलेंस, जो जो रिड्यूस्ड बैलेंस है राइट, उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। अमाउंट डेप्रिसिएशन रिमेन्स सेम ईच ईयर, डेप्रिसिएशन गोज ऑन डिक्रीजिंग ईच ईयर। वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट, इसमें अगर आपकी स्क्रैप वैल्यू जीरो है, अगर स्क्रैप वैल्यू जीरो है राइट, इफ स्क्रैप वैल्यू जीरो, वैल्यू ऑफ द एसेट, इफ द स्क्रैप वैल्यू जीरो होती है तो हमारी एसेट की वैल्यू जीरो हो जाती है एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट कैन बी रिड्यूस्ड टू जीरो, बट इसमें इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू जीरो बिकॉज थोड़ा फ्रैक्शन रहता है, कभी भी जीरो नहीं होता। देन प्रॉफिट, प्रॉफिट्स आर मोर ड्यूरिंग द अर्लियर ईयर्स ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट एंड द लैटर ईयर, प्रॉफिट्स आर लेस। देखो क्या होता है, डेप्रिसिएशन इज एक्सपेंस ना, एवरी ईयर डेप्रिसिएशन सेम रहेगा, ठीक है? प्रॉफिट्स और बेनिफिट्स, एसेट के बेनिफिट क्या कब है, एसेट के बेनिफिट कब है? जनरली कोई भी एसेट रहने दो, उसके अर्लियर ईयर्स में बेनिफिट ज्यादा रहते हैं, ठीक है? Profits are more during the early years of the life of the asset than the latter year. Profits are less during the early years than the latter years. I didn't get this point. देखते हैं बाद में आगे। Recognition by the law. अरे हाँ, वो क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है, देखो ना, एसेट की वैल्यू देखो, यहाँ पे देखो अपने इसमें एसेट की वैल्यू देखो, इसमें 9000 बचा है, इसमें 9000 बचा है, ठीक है? इसमें 8000 बचा है, इसमें 8100 बचा है। सपोज यू सेल, सेकंड ईयर के एंड में आप मशीनरी 9000 में सेल करते हो, ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ, सेकंड ईयर के एंड में यू सेल द मशीनरी फॉर 9000, तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट, एसएल में प्रॉफिट दिखेगा 1000 और डब्ल्यूडीवी में प्रॉफिट दिखेगा 900। वही एसेट अगर आप एसएल में फॉलो करते हो 1000 रुपए का प्रॉफिट दिखेगा, डब्ल्यूडीवी में 900 का दिखेगा। अगर आप ये पकड़ के चलो, थर्ड ईयर के एंड में सपोज हम एग्जांपल 8000 में एसेट सेल करते हैं, तो एसएलएम में 1000 रुपए का प्रॉफिट दिखेगा, डब्ल्यूडीवी में 1000 से कम का दिखेगा। तो वही बोल रहे हैं, एसएलएम में राइट, एसएलएम में प्रॉफिट और डब्ल्यूडीवी का प्रॉफिट, डब्ल्यूडीवी में प्रॉफिट कम रहता है एज कंपेयर टू एसएलएम। आगे नेक्स्ट, उस ये पॉइंट इतना मैटर नहीं करता, डोंट वरी, ये उन्होंने ऐसे ही पॉइंट दिया। नेक्स्ट, रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एसएलएम इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द टैक्स। इंडिया में जो इनकम टैक्स एक्ट है, इंडिया में जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें एसएलएम अलाउड नहीं है, उसमें रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड अलाउड है। बट एक एक्सेप्शन है, फॉर योर इंफॉर्मेशन, दिस इज जनरल नॉलेज।
कहां पे टेक्स्ट बुक में आपके लिखा नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज लाइक MSCBC, लाइक रिलायंस पावर, लाइक टाटा पावर, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनके लिए SLM अलाउड है इनकम टैक्स में। उनके लिए सपोज रिलायंस पावर वाले इनकम टैक्स, लाइक रिलायंस पावर वाले डिप्रेशन ढूंढ रहे हैं, दे कैन फॉलो SLM मेथड। टाटा पावर्स वाले डेप्रिसिएशन ढूंढ रहे हैं, दे कैन फॉलो SLM मेथड। MSCBC वाले डेप्रिसिएशन ढूंढ रहे हैं, दे कैन फॉलो SLM मेथड। बट बाकी लोग SLM नहीं फॉलो कर सकते, उनको खाली और खाली WDV अलाउड है एज पर इनकम टैक्स। देन सुटेबिलिटी, दिस मेथड इज सुटेबल वेयर रिपेयर चार्जेस आर लेस। रिपेयर्स जहां पे लेस होते हैं या जिन उन असेट के लिए जिनको रिपेयर्स की जरूरत नहीं है उनके लिए SLM अच्छी है, और जिनके लिए रिपेयर्स हेवी होते हैं उनके लिए WDV मेथड होती है। दिस मेथड इज सुटेबल वेयर द रिपेयर्स आर मोर इन द लैटर ईयर्स। आगे डेप्रिसिएशन कर्व इज ए स्ट्रेट लाइन, राइट, इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड है ना, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आगे वाई SLM इज नॉट अलाउड, उसके पीछे लॉजिक क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ध्यान देना। होता क्या है, SLM में डेप्रिसिएशन ईयर आफ्टर ईयर सेम रहता है, ध्यान देना। डेप्रिसिएशन, हाँ वही, वाई रिपेयर चार्जेस मैटर, ध्यान देना। होता क्या है, कोई भी एसेट ले लो, मुझे बोलो जैसे जैसे एसेट पुरानी होती जाती है रिपेयर एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं। आपने मोबाइल लिया, फर्स्ट ईयर में रिपेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेकंड ईयर में थोड़े फार रिपेयर्स लगेंगे, थर्ड ईयर में और ज्यादा लगेंगे, फिफ्थ ईयर में और ज्यादा लगेंगे। सो जैसे जैसे एसेट पुरानी होती है रिपेयर्स एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं। सो रिपेयर्स एक्सपेंस P&L में जाने वाले, रिपेयर्स एक्सपेंस P&L में ही जाने वाले। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो जैसे जैसे एसेट पुरानी होगी रिपेयर्स एक्सपेंस इंक्रीज होंगे, रिपेयर्स एक्सपेंस इंक्रीज होंगे, ध्यान देना, रिपेयर्स एक्सपेंस इंक्रीज होंगे। सो P&L के डेबिट पे जो एक्सपेंसेस जाते हैं उसमें रिपेयर्स एक्सपेंस भी जाता है साल का, और SLM में डेप्रिसिएशन रिमेन सेम। हाउएवर राइट, अंडर WDV डेप्रिसिएशन डिक्रीज होता है। सो अगर हम डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर्स एक्सपेंस साथ में देखते हैं, मशीनरी के दो एक्सपेंस P&L में आते हैं, मशीनरी रिलेटेड दो चीजें P&L में जाती है, एक होता है उसका रिपेयर्स और दूसरा होता है डेप्रिसिएशन। तो SLM में क्या होता है, डेप्रिसिएशन तो एवरी ईयर सेम जाने वाला है और रिपेयर्स इंक्रीज होता है। सो टोटल चार्ज इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर्स वो इंक्रीज होता है ईयर आफ्टर ईयर इन SLM, क्योंकि डेप्रिसिएशन अमाउंट तो सेम है और रिपेयर्स इंक्रीज होते रहते हैं। सो टोटल अमाउंट टू बी डेबिटेड टू P&L इंक्रीजेस ईयर आफ्टर ईयर इन SLM। बट वही WDV में क्या होता है, इनिशियली जब रिपेयर्स कम है डेप्रिसिएशन ज्यादा है, जब रिपेयर्स इंक्रीज होता है डेप्रिसिएशन कम होते जाता है, जब रिपेयर्स मैक्सिमम होता है डेप्रिसिएशन लोएस्ट होता है। सो ओवरऑल टोटल चार्ज इन द फॉर्म ऑफ रिपेयर्स एंड डेप्रिसिएशन इज यूनिफॉर्म, एग्जैक्ट नहीं होता बट ऑलमोस्ट सेम होता है इन P&L। सो देखो ओवरऑल रिपेयर्स एंड डेप्रिसिएशन ईयर आफ्टर ईयर ऑलमोस्ट सेम होता है, ऑलमोस्ट बोल रहा हूं, राइट, ओवरऑल सेम रहता है। इसमें ईयर आफ्टर ईयर दोनों मिला के P&L में सेम रहते हैं, इंक्रीज होते नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। And therefore logically WDV method is followed and not SLM. Logically WDV method is followed and not SLM method। ये बहुत कंसेप्चुअल चीज हो गई जो अभी मैंने बोला। मशीनरी के दो एक्सपेंस होते हैं हर साल में, एक होता है उसका रिपेयर्स एंड दूसरा होता है डेप्रिसिएशन। SLM अगर फॉलो करोगे तो डेप्रिसिएशन तो सेम रहने वाला है और रिपेयर्स इंक्रीज होने वाला है, तो टोटल एक्सपेंस इंक्रीज होगा ईयर आफ्टर ईयर। वही WDV फॉलो करोगे तो
डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डिक्रीज होता है, रिपेयर एक्सपेंस इंक्रीज होता है, सो दोनों मिला के वो बैलेंस होता है, यूनिफॉर्म होता है, एंड देयरफॉर इट इज मोर आइडल टू यूज और इट इज मोर लॉजिकल टू यूज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ओवर एसएलएम मेथड. बट इफ यू वांट मोर प्रॉफिट्स, वांट टू एसएलएम, देखो ऐसे नहीं होता है. आप राइट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट प्रॉफिट ज्यादा दिखा रहे हैं इसलिए मेथड एसएलएम में डब्ल्यूडीवी नहीं होती. इफ यू हैव टू चेंज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, यू हैव टू, इट मस्ट बी कंपेयर्ड बाय, लाइक आप ऐसे आज आपको लगा एसएलएम फॉलो करना है इसलिए एसएलएम, कल लगा डब्ल्यूडीवी, ऐसे नहीं. जो भी मेथड फॉलो करोगे कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर आपने वो फॉलो करनी है, इसलिए एम्बिग्यूटी रखी नहीं. इनकम टैक्स वालों ने बोला, बिकॉज हर एक को इनकम टैक्स फॉलो करना होता है, उन्हें बोला डब्ल्यूडीवी सुटेबल है, लॉजिकल है, हम वही फॉलो करेंगे. ठीक है. सो भले ही एसएलएम में प्रॉफिट ज्यादा दिखने दो, एक्चुअल में राइट वैसे नहीं होता है. इनकम टैक्स वाले हमें डब्ल्यूडीवी फॉलो करने को बोलते हैं, तो हम डब्ल्यूडीवी ही फॉलो करेंगे. समझा? सो माय एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख लेना. लिखो, लिखो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द असेट, रुपीज 5 lakhs. Rate of depreciation 20%. Calculate depreciation for 4 years. Under SLM and WDV. ठीक है, दिस इज योर होमवर्क. यू हैव टू शेयर द होमवर्क विथ मी. जैसे मैंने ऐसे सॉल्व किया ना, आपको एग्जैक्टली ऐसे आपको दिखाना है. ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ओपनिंग डेप्रिसिएशन क्लोजिंग, ओपनिंग डेप्रिसिएशन क्लोजिंग फॉर 4 years. तो आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगी. एंड फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. बाकी कोई फर्क नहीं है, खाली अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज होती है, अकाउंटिंग चेंज नहीं होती. ठीक है. ठीक है, किसी के क्वेश्चंस हैं बिफोर आई एंड फॉर द डे? एनीवन हैज क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? सिंपल से सिंपल रहने दो, आई विल एंटरटेन द क्वेश्चन. बोलो. अरे समझा दोनों का डिफरेंस? अच्छा, वरदान. ओके गुड. यस वरदान. सर आपको पता है क्या कि फाइनल एग्जाम कब होंगे? अच्छा, फाइनल एग्जाम कब होंगे? मेरे हिसाब से आफ्टर 12th boards will be getting over by 27th of May. 27th May को बोर्ड्स के एग्जाम्स खत्म होंगे एंड आइडियली उसके बाद ही आपके 11 के एग्जाम्स होंगे. सो पकड़ के चलो कि मई मतलब 1 जून को आपके फर्स्ट वीक ऑफ जून को आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे. दे विल बी कंप्लीट बाय 10th of June. आपको एक आधा हफ्ते की छुट्टी देंगे. 15 जून से कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा. आइडियली वैसे होना चाहिए. ठीक है, वाडिया कॉलेज का ना सर? हाँ, वाडिया कॉलेज का ना? हाँ वाडिया. लेट इट बी एनी कॉलेज, लेट इट बी बीएमसीसी, सिम्बाइसिस, एसपी, सबका सेम ही रहता है. ये जो बड़े कॉलेजेस है ना, वो दे यूनिवर्सली सेम करते हैं वो. ठीक है. ओके सर. बट पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है. एग्जाम कब होगी ना होगी मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट ये जो सीख रहा है ये लाइफ लॉन्ग है. ठीक है, गुड, थैंक यू.